Hello everyone and good evening all and I welcome you all to my YouTube channel। तो गाइज ये जो वीडियो रहने वाला है, ये वीडियो आपका जो एमकेट का एग्जाम है जो कल आपका होने वाला है, उसमें लॉजिकल एबिलिटी के किस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे उसके ऊपर बेस्ड है। यानी कि एक तरह का मॉक टेस्ट है आपका लॉजिकल एबिलिटी का। इस वीडियो से पहले हम लोगों ने जो वीडियो बनाए थे एमकेट के ऊपर, उसमें हम लोगों ने क्वांट का जो पैटर्न रहता है, क्वांट के किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वो 16 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। अगर किसी बच्चे ने वो नहीं देखे हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकता है। नाउ क्योंकि कल आपका एग्जाम है तो उससे पहले मैं चाहता हूं कि आपको एक बार पैटर्न वैसे पता होगा, और एक अगर ये मॉक टेस्ट भी लगा लेंगे तो आपको ये काफ़ी बेनिफिट करेगा आपके कल के एग्जाम में। तो जो भी कल का एग्जाम है उसके लिए पहले से ऑल दी बेस्ट आपको। और आप लोगों ने पढ़ाई की होगी मुझे लग रहा है, और ये वीडियो और देखते जाइएगा तो इससे काफ़ी हेल्प आपको होने वाली है। तो चलिए, जो लॉजिकल एबिलिटी के जो क्वेश्चंस रहते हैं किस तरह के रहते हैं उनको स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। तो मैं आपके लिए जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ। सो गाइज, दिस इज द मॉक टेस्ट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, है ना, या फिर लॉजिकल एबिलिटी भी आप बोल सकते हो। तो एमकेट लॉजिकल रीजनिंग मॉक टेस्ट। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं गाइज? 14। इस जो ये आपकी जो वीडियो रहेगी उसमें टोटल 14 क्वेश्चंस है। अच्छा, ये ही 14 क्वेश्चंस, इस तरह के 14 क्वेश्चंस ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वहां पे भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहने वाले हैं गाइज? आपको 14। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं या फिर क्वेश्चंस को देख रहे हैं तो पहले आप लोग सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज करके ना, पेन और पेपर लेके बैठिएगा, ताकि ये आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगा। ओके, नहीं तो आप ऐसे ही रेंडमली इसको वीडियो को देख के निकल जाएंगे, कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर पूरा बेनिफिट चाहिए तो आप इसको पहले सॉल्व कीजिए फिर सॉल्यूशन देखिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन। सो गाइज, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज Question number first is, in the following question select the odd letters from the given alternatives। जो ये आपके पास ऑप्शंस गिवन है, जैसे पहला ऑप्शन है WTX, YVS, TQN एंड FCX। इसमें आपको ये देख के बताना है कि कौन सा ऑड है, यानी कि कौन सा डिफरेंट है। जो डिफरेंट है उसको आपको सिलेक्ट करना है। बाकी तीन ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है। तो देखते हैं, चलिएगा। तो WTQ अगर मैं इसको लिखूं, अच्छा WTQ अगर मैं इनकी प्लेस वैल्यू लिख दूं, जो लेटर्स की प्लेस वैल्यू है, हम कोडिंग डिकोडिंग में जो पढ़ते हैं, तो W का प्लेस वैल्यू आपको पता होना चाहिए 23 होता है, T का बेटा 20 और Q का होता है 17। अच्छा, यहां से यहां अगर आप देखें तो कितना डिफरेंस है? 3। तो 17 + 3 20, और यहाँ पे भी +3। ओके, तो यहाँ पे 3 3 का गैप चल रहा है। बाकी अगला वाला ऑप्शन YVS, जो सेकंड ऑप्शन है, Y V एंड S। तो S की प्लेस वैल्यू जो होती है दैट इज 19, और V होता है बेटा 22, और Y होता है आपका 25। तो यहाँ पे भी अगर आप डिफरेंस चेक करें तो बेटा वो 3 3 का डिफरेंस है। इज दैट क्लियर? तो 19 + 3 22 एंड 22 + 3 25। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या है गाइस? दैट इज TQN, T Q एंड N। तो N का जो प्लेस वैल्यू होता है दैट इज 14 एंड Q अगेन 17 एंड T 20। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो डिफरेंस +3 है। तो यानी कि जो लास्ट वाला ऑप्शन रहने वाला है आई थिंक वही आपका ऑड होगा। देखते हैं, चलिएगा। तो FCX, अच्छा X की वैल्यू होती है 24 और C होता है आपका 3। अच्छा, अगर Z के बाद जैसे Z 26 है तो A को आप कितना कंसीडर कर सकते हैं? 27। इज दैट क्लियर? इसके बाद B को 28 और C को कितना करेंगे? 29। तो अगर मैं यहाँ पे इसको 29 लूं और 29 के बाद जो DEF जो आएगा तो बेटा D का कितना होगा आपका? 30, E कितना होगा? 31 एंड F कितना होगा? 32। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे ये हो जाएगा 32। नाउ यहाँ पे अगर डिफरेंस देखें तो दिस इज +5 और ये कितना है? +3। तो यहाँ पे जो डिफरेंस था C और X का वो सही नहीं है जो बाकी के ऑप्शंस में था 3 3 का ना। तो डिफरेंट कौन सा ऑप्शन है? दिस इज 4। इज दैट क्लियर? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा FCX, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अच्छा, इसको आप अगर चाहें तो मेंटली भी देख सकते थे अगर किसी को नहीं आ रहा तो, और नहीं तो जल्दबाजी आप रीड भी कर सकते हो, जैसे QRST, यानी कि 2 लेटर का गैप है, फिर TUV, है ना। ऐसे अगर रीड करेंगे तो जल्दी से कर लेंगे आप। तो यहाँ पे 2 2 लेटर का गैप, यानी कि 3, यहाँ पे प्लेस वैल्यू 3 3 आपका डिफरेंस था। तो अल्टीमेटली आपका जो यहाँ पे आंसर था वो था 4th। इज दैट क्लियर? चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकंड
और ये क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन है और काफी लेंथी क्वेश्चन है, तो मैं चाहूंगा कि पहले आप सारी इंफॉर्मेशन रीड कर लें इसकी, और रीड करने के बाद कहीं नोट भी कर सकते हैं आप। ओके, तो ये जो आपका क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, तो ज्यादा आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आराम से इसको रीड कीजिए, और रीड थोड़ा सा जल्दी कीजिएगा आप, है ना, ताकि टाइम ना वेस्ट हो आपका। अच्छा, इसको मैं रफ कर देता हूं जो भी स्क्रीन पे है। तो क्वेश्चन नंबर जहां पे लिखा हुआ है कॉम्प्रहेंशन, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 3 तक। ओके, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 to 3। डायरेक्शन क्या है? स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। पहले ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है इसको आप रीड कीजिए और फिर इसके आंसर कीजिएगा। नाउ, अच्छा, मैं अपने आप को स्क्रीन से हटा लेता हूं ताकि आपको सारी स्क्रीन विजिबल हो। नाउ, अब देखिएगा, फॉलोइंग आर द कंडीशंस फॉर सिलेक्टिंग अ लाइब्रेरियन इन अ वेल नोन इंस्टीट्यूट। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि आपको एक लाइब्रेरियन को सिलेक्ट करना है और उसके लिए कुछ कंडीशंस दी गई हैं। तो द कैंडिडेट मस्ट हैव, है ना, तो कैंडिडेट के पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्या उसकी एलिजिबिलिटी है, वो क्राइटेरिया आपको यहाँ पे दिया गया। तो पहला है बी एटलीस्ट 30 ईयर्स एंड नॉट मोर देन 40 ईयर्स एज ऑन 31/1/2008, यानी कि 2018 तक वो कितने साल का होना चाहिए? मिनिमम 30 ईयर्स का होना चाहिए और मैक्सिमम 40। तो यानी कि पहली जो इसकी कंडीशन है वो 30 से लेके 40 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। ये कंडीशन आप यहाँ पे लिख सकते हो, एक टेबल बना सकते हो आप, है ना, ऐसे ऐसे। तो कंडीशन नंबर ये फर्स्ट है। सेकंड क्या है? हैव कंप्लीटेड बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी, यानी कि BILS, बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस विद एटलीस्ट 60% परसेंटेज। अच्छा, यहाँ पे उसके पास डिग्री होनी चाहिए BILS, है ना, BILS की डिग्री होनी चाहिए और मिनिमम कितना? एटलीस्ट 60%। ये है सेकंड कंडीशन। और इसमें क्या है आगे दिया गया है? एनी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट होल्डर विल नॉट बी कंसिडर। इसके अलावा अगर कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। तीसरी कंडीशन क्या है आपकी? हैव कंप्लीटेड मास्टर इन लाइब्रेरी, यानी कि MLIS, ये जो डिग्री है यानी कि मास्टर, और इसमें जो परसेंटेज है वो कितनी होनी है? एटलीस्ट 55%। इसमें इसका 55% होना चाहिए एग्रीगेट मार्क्स। एनी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट होल्डर्स विल नॉट बी कंसिडर्ड। अगर किसी के पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये है इसकी कंडीशन थर्ड। अच्छा, फोर्थ कंडीशन देखते हैं। हैव पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 4 years एज लाइब्रेरियन फ्रॉम एनी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन। चौथी कंडीशन ये है कि उसने काम किया होना चाहिए और एटलीस्ट कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए? 4 years का एज अ लाइब्रेरियन। तो 4 years का बेटा उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ लाइब्रेरियन। इज दैट क्लियर? ये हैं 4 कंडीशंस जो होनी ही होनी चाहिए एक कैंडिडेट के अंदर अगर वो अप्लाई कर रहा है उस जॉब के लिए। तो नाउ, अब देखो आगे लिखा है इन द केस ऑफ कैंडिडेट हु फुलफिल्स ऑल द कंडीशंस एक्सेप्ट। अच्छा, अगर मान के चलो ये सारी कंडीशंस वो फुलफिल करता है, लेकिन इसके अलावा अगर, पहला कंडीशन क्या है कि एट 1, अगर कंडीशन जो पहली है ना, ये कंडीशन पहली क्या है? अबव, यानी कि अबव का मतलब ये है कि पहली कंडीशन में उसकी एज कितनी थी? 30 to 40। लेकिन कभी कभी ऐसा हो कि 30 और 40 से वो अबव हो जाए, मान के चलो, है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। अगर उसकी एज 40 से अबव है, तो पहले मैं एक सेकंड में इसको क्लियर कर देता हूं। यहाँ पे था बेटा ये 30 to 40 ईयर्स। तो 30 to 40 ईयर्स जो था, अगर इससे अबव चली जाए एज, यानी कि 50 60 ऐसे हो जाए, अगर ये कंडीशन वॉयलेट कर जाए पहली वाली, तो क्या करना है आपको? बट इफ कैंडिडेट इज नॉट मोर देन, बट कैंडिडेट मोर देन नॉट मोर देन 55 ईयर्स, लेकिन ये 55 ईयर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 55 ईयर्स, एंड हैज अ वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 15 ईयर्स। अगर 40 से ज्यादा है और 55 के आसपास है वो, या फिर उससे कम है, लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस कितना हो? फिर ये जो एक्सपीरियंस वाली कंडीशन है ये 15 ईयर्स एंड अबव, या फिर उससे ज्यादा।
एज अ लाइब्रेरियन, एक लाइब्रेरियन के तौर पर उसने काम किया होना चाहिए। हिज और हर केस इज टू बी रेफर टू लाइब्रेरियन हेड, यानी कि अगर ऐसी कंडीशन बनती है कि 40 साल से ऊपर हो गया है बंदा, तो और लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस है 15 साल तक का एज अ लाइब्रेरियन, तो उसका केस किसको रेफर किया जाएगा फिर? लाइब्रेरियन हेड। फिर जो केस है बेटा किसको? लाइब्रेरियन हेड को ट्रांसफर किया जाएगा। इज दैट क्लियर नाउ? अब है सेकंड कंडीशन और इसमें, इसमें कहा है अगर जो सेकंड वाली कंडीशन अगर वो वायलेट करती है, यानी कि सेकंड कौन सी थी? हैव कंप्लीटेड बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एटलीस्ट 60 डिग्री, यानी कि यहाँ पे 60 डिग्री ना होके कुछ कम हो परसेंटेज, ये कहना चाहता है। तब क्या होगा? एंड एटलीस्ट 60% इन MLIS, यानी कि ये जो 60% थी इसकी जगह अगर 55% भी हो या फिर उससे ज्यादा, और जो आपकी जो मास्टर डिग्री थी उसमें यहाँ पे पहले 50 था, अच्छा यहाँ पे अगर ये 55% हो जाए और यहाँ पे ये 60 कितना था? 60% हो जाएगा, तब क्या होगा? हर केस इज टू बी ट्रांसफर टू द डेप्यूटी लाइब्रेरियन, तो उसका केस किसको? डेप्यूटी लाइब्रेरियन को ट्रांसफर किया जाएगा, डेप्यूटी लाइब्रेरियन को। इज दैट क्लियर? आप लोग एक जहां भी पेज पे जगह हो वहां पे लिख लीजिएगा ये सारी कंडीशंस, ओके? तो आपको आसानी रहेगी। नाउ ऑल दीज केसेस आर गिवन टू यू एज ऑन 31/1/2018, और ये सारे जो केसेस हैं वो कब दिए गए हैं आपको? लिमिटेड की 31/1/2018 को आपको कंसीडर करके चलना है। नाउ अब आते हैं गाइस हम लोग क्वेश्चंस पे। तो पहला है कि क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा इसमें दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड, दो क्वेश्चन है इसमें टोटल। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि दिवाकर मिश्रा वाज बोर्न 12/11/1980। अच्छा ये जो दिवाकर मिश्रा जी हैं ये 12/11/1980 को पैदा हुए हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा तो पहली वाली कंडीशन चेक कीजिए, क्या ये 31/1/2018 तक क्या ये 30 साल का हो चुका है? तो अगर आप देखेंगे तो 80 से 20 और जाएंगे तो आप 2000 पे पहुंचेंगे, और 18, तो यानी कि ये लगभग कितने का? तो 20 और 18 38, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 37 ईयर, आप रफ आइडिया ऐसे लगा लो। तो 37 ईयर है, यानी कि 30 और 40 के बीच में है। तो पहले वाली कंडीशन क्या है बेटा? ओके है, यानी कि इसको यस बोल दीजिए, यहाँ पे ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। नाउ आगे, he has completed his BLIS MLIS with first division। अच्छा दोनों में उसकी फर्स्ट डिवीजन है, तो ये जो दोनों कंडीशंस थी सेकंड एंड थर्ड, ये भी कैसी हैं बेटा आपकी? ये भी फुलफिल हो रही हैं। आप सेकंड पे जा ही नहीं रहे, तो ये भी क्या है? यस, ये भी फुलफिल हो रही हैं। नाउ he has working as a librarian in a university for the past 4 years। अच्छा उसने काम भी किया हुआ है, कितने ईयर्स? 4 साल तक। तो ये भी एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में उसने काम किया है 4 साल तक, तो ये भी क्या है बेटा? फुलफिल हो रही है। तो क्या ये चारों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो रही हैं। तो अब क्या होगा? तो पहला, अब आपको ऑप्शन दिया गया है डेटा प्रोवाइडेड आर इनएडुकेट टू टेक अपॉर्चुनिटी, या फिर टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी, है ना? तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। तो क्या ये डेटा इनएडुकेट है? नहीं, ये डेटा तो बिल्कुल सफिशिएंट है, उसको जॉब मिलनी चाहिए। तो ये पहला वाला तो गलत हो गया। दूसरा, डेटा प्रोवाइडेड आर सफिशिएंट टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी, क्या ये सफिशिएंट है? हाँ, तो बिल्कुल सफिशिएंट है। तो आप अब इससे आगे नहीं बढ़ोगे, इसी दूसरे वाले को टिक करके आगे आपको बढ़ना है। थोड़ा सा ये क्या था ना, ऐसे क्वेश्चन इसलिए डाल रहा है ताकि आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम हो। तो अगर आप स्मार्ट वर्क करना है तो ये इस तरह के क्वेश्चन पहले स्किप कर दो, है ना? पहले वाले में ट्राई नहीं करना है आपको, ये बाद में आके ट्राई करनी है इस तरह के क्वेश्चन। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को? ये बात ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन जब आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाए, यानी कि यहाँ पे आपको तकरीबन आपको बेटा 15 मिनट के आसपास मिलेंगे, 14 to 15 मिनट। तो पहले आप जो इजी क्वेश्चंस हैं, पहले क्या करोगे? जो इजी क्वेश्चंस हैं पहले उनको एक गो में कर लीजिएगा। बाकी अगर इस पे आप लोग अटक गए, अगर आपको ज्यादा टाइम लगा, तो बेटा आपका बाकी का पेपर छूट जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इस बात का बेहद ख्याल रखिएगा आप लोग। नाउ तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड की डेटा प्रोवाइडेड सफिशिएंट। हम सेकंड कंडीशन पे जा ही नहीं रहे, कोई कंडीशन वायलेट ही नहीं कर रही है, तो उसको जॉब मिल जानी चाहिए, यानी कि डेटा प्रोवाइडेड जो है यहाँ पे तो वो सफिशिएंट है उस अपॉर्चुनिटी के लिए। क्या इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? अगर ये बात क्लियर है तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो मैं चाहूंगा कि क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोग देख लीजिएगा, और फिर उसके बाद आप लोग उसको पॉज कीजिएगा और उसको क्या कीजिए? सॉल्व कीजिएगा। अच्छा उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम लग रहा है तो वीडियो का लेंथ थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए मैं डायरेक्टली अब पहले आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये रीड कीजिएगा। बाकी सारी कंडीशन सेम है ना? बाकी कंडीशंस कौन सी हैं? वही जो पहले गिवन थी।
नाउ अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि संध्या गुप्ता वॉज बॉर्न 3 नवंबर 1987। तो पहले तो आपको 30 से 40 साल के बीच एज के बीच में है कि नहीं वो देखना है, उसके बाद बाकी क्राइटेरिया देख लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप लोग खुद कीजिएगा। ओके, नाउ अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे कि आपको बताना है सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्सेज। यहाँ पे जो ये रिस्पॉन्स दिए हैं इनमें से मिसिंग नंबर कौन सा है वो आपको बताना है, यानी कि नंबर सीरीज का बेटा आपका ये क्वेश्चन है, किसका, नंबर सीरीज का। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर आप या तो स्टार्टिंग से कर लीजिए, अगर स्टार्टिंग से करेंगे तो यहाँ पे ये सीरीज जो आपको दिख रही है ये है 1763, फिर है 1992। तो सीरीज कैसी है, इंक्रीजिंग है बेटा, कैसी है, इंक्रीजिंग। पहली बात तो ये है। तो इंक्रीजिंग है तो एक बात आपके दिमाग में होना चाहिए कि हर एक दो टर्म्स के बीच में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, प्लस हो रहा है, या फिर कुछ क्या हो रहा है बेटा, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो वो चेक कर लेते हैं। तो आप क्या कीजिए, डायरेक्ट पहले डिफरेंस चेक कीजिए, चेक द डिफरेंस। आप क्या करोगे, चेक डिफरेंस, जो भी दो, चेक डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स, बिटवीन टू टर्म्स, दो टर्म्स के बीच में आपको डिफरेंस चेक करना है। तो अगर यहाँ पे देखें 1763 और 1992, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है गाइस, तो ये डिफरेंस आपका आ जाएगा 12 - 3 दैट इज 9, एंड दिस इज 8 - 6 दैट इज 2, एंड दिस इज 8 - 7 दैट 9 - 7 दैट इज 2। ओके, तो 229 का आपका क्या है गाइस, ये डिफरेंस है 229। नाउ अगले में अगर आप चेक करें ये डिफरेंस, तो यहाँ पे कितना होगा, 11 - 2, यानी कि अब अगला टर्म है आपका गाइस 2221। तो 11 - 2 दैट इज 9। अब यहाँ पे फिर 11 - 9 दैट इज 2। अब यहाँ पे फिर से 1 हो जाएगा, तो 11 - 9 फिर से 2, और ये 110। तो यहाँ पे अगर आप चेक करें तो हर एक दोनों दो बिटवीन टू टर्म्स के बीच में, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना आ रहा है, 229। तो बस यही देख लीजिएगा। तो अगला टर्म क्या होना चाहिए, जो 2221 है, इसमें कितना ऐड करेंगे आप, 229। इज दैट क्लियर, तो ये ऐड कर दो आप। तो 9 और 1 0, 224 और 1 5, 224 और दिस इज 2, तो 2450। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा 2450। ये नंबर सीरीज के क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में भी कराए थे। इज दैट क्लियर। नाउ अब थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन में। ओके, तो आगे हम लोग क्या देखने वाले हैं, यहाँ पे क्लास में हूं मैं, थोड़ी देर में कर रहा हूं। चलिए गाइस, अब हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग रीड कीजिएगा और इसको आंसर कीजिएगा। पहले पॉज कीजिए वीडियो को और पॉज करके इसको सॉल्व कीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। इस सीरीज को कंप्लीट कौन से लेटर करेंगे वो आपको बताना है। तो सीरीज यहाँ पे देखो APCQRG, तो बहुत सिंपल है। अच्छा, ए ये सी दिख रहा है, ये आपको फिर क्या दिख रहा है बेटा, आर दिख रहा है, फिर जी दिख रहा है, तो इस तरह से चल रही है। तो PQR जी, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। तो एक्चुअल में यहाँ पे 3 3 6 1 7 8 है ना। तो APCQR और ये जी। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो ए के बाद क्या है बेटा, सी के बाद, अच्छा यहाँ पे कितने लेटर का गैप है, 1, सी, फिर डी। अच्छा, एक यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है बेटा, यहाँ पे एक मिस प्रिंट हो गया है, आप इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पे एक्चुअल में क्या है ना, कि ये जो आपका क्यू है, क्यू के बाद एक और लेटर है दैट इज ई। आपका क्या है बेटा, ई। इसको सही कर लीजिएगा, थोड़ा सा ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। तो ये यहाँ पे देखेंगे तो ऑल्टरनेट सीरीज आपकी एक चल रही है ACE और जी, यानी कि ABC यहाँ पे एक का गैप है, CD एक और लेटर का गैप है, और फिर ये कितना है, GEFG, तो यहाँ पे एक और लेटर का गैप है, यानी कि एक लेटर मिस हुआ है, बीच वाला B यहाँ पे मिस है, यहाँ पे D मिस हुआ है, और यहाँ पे F मिस हुआ है। तो G के बाद H मिस होगा आपका, और क्या आना चाहिए, I। तो यानी कि एक तो हमें पता चल गया कि पहला लेटर यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा, I आएगा। लेकिन I कहाँ पे आएगा, यहाँ पे तो कंटिन्यू नहीं आएगा, इसके एक बाद जस्ट आएगा। तो लास्ट में I कहाँ पे, वो आपका ऑप्शन होना चाहिए। तो I दो ही जगह है, यहाँ पे है और यहाँ पे लास्ट में, तो या तो ये ऑप्शन होगा या फिर ये होगा। अच्छा, बाकी जो सीरीज है वो क्या चल रही है, PQR, देखो कंटिन्यू चल रहा है, P फिर एक के बाद Q फिर R, और अगला क्या होगा बेटा, S आएगा। तो S और I कौन सा ऑप्शन है आपका, फर्स्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो होगा फर्स्ट। इज दैट क्लियर।
चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे, और इसको पहले आप लोग सॉल्व कीजिएगा, फिर मैं बताता हूँ। तो इस वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। तो क्वेश्चन है आपका गाइस कि इन अ सर्टेन कोड बैडमिंटन इज रिटन एज DBA। तो यहाँ पे पैटर्न देख लीजिएगा कि किस तरह से लिखा गया है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको आंसर कर भी लोगे मुझे लग रहा है। तो देखिएगा बैडमिंटन को कैसे कोड किया है इन्होंने, BADMI, बैडमिंटन। इसको कोड किया है इन्होंने DBANIMNTO। अच्छा यहाँ पे अगर आप देखें तो लेटर्स वही हैं सारे के सारे ना, लेटर्स में कोई भी चेंज नहीं है। देखो डी ये यहाँ पे आ गया है, और ए इसने ये यहाँ पे लिखा है, फिर ये बी लिखा है। इज दैट क्लियर? नाउ यहाँ पे अगर आप देखें तो दिस इज एन एंड दिस इज आई एंड दिस इज एम। नाउ दिस इज एन एंड दिस इज ओ एंड दिस इज टी। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से आपका पैटर्न है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें कि आपको पूछा गया एरोप्लेन को कैसे कोड करेंगे, तो यानी कि जो थर्ड वाला जो लेटर है वो आपका पहले आ जाएगा। तो थर्ड वाला लेटर सभी में पहले है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड के बाद ये जो आपका दूसरा था, दूसरा लेटर वो आपका तीसरे प्लेस पे पहुंचेगा, यानी कि जो ई है वो थर्ड प्लेस पे होना चाहिए। तो ई आएगा थर्ड पे, और दूसरे पे कौन सा पहुंचना चाहिए, जो ये है आपका ना फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाला क्या था, ए। तो RAE देखिए कहां पे बन रहा है आपका। तो अगर आप देखें RAE यहाँ पे भी है, RAE यहाँ पे भी है, RAE यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे आप एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, केवल एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। अब आगे चलते हैं। अब आगे जो 3 लेटर्स हैं इसमें क्या चल रहा है बेटा, ये दोनों वाले क्रॉस हो जाएंगे आगे पीछे, और ये बीच वाला वहीं रहना है, यानी कि आगे जो बनने वाला है वो बनेगा आपका L, और बीच में P ही आएगा, और फिर आएगा O। तो LPO कहाँ पे है, तो अगर आप देखो तो यहाँ पे भी LPO है, और आपका यहाँ पे LPO नहीं है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, और ये LPO है। अब लास्ट वाले, तो जो लास्ट वाला लेटर है वो दोनों से पहले आ जाएगा, और वो टी, यानी कि लास्ट वाला अब आ जाएगा आपका ई, और फिर क्या आ जाएगा कंटिन्यूएशन में जो आपका था, यानी कि ए और एन। तो देखिएगा EAN कहाँ पे है, तो RAELPO, और ये EAN, यानी कि फर्स्ट ही है अपना ऑप्शन, कौन सा है बेटा, फर्स्ट। इज दैट क्लियर? तो थोड़ा इस तरह से आपको देखना है। चलिएगा नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, और इसको ट्राई कीजिएगा आप लोग। अच्छा ज्यादा टफ नहीं आएगा, इस तरह के ही क्वेश्चन आएंगे आपको ना, केवल आपको टाइम का ध्यान रखना है। जो भी आपको टफ लग रहा है उसको स्किप करो एक गो में, और फिर बाद में आओ उस पर। हाँ, और कोई भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बात ध्यान रखो। नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है बेटा ना, कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, और अगर नहीं भी आ रहा है तो उसमें फिर आप कुछ आप अपनी तरफ से जो भी आपको लग रहा हो उसको लगा के आइए, लेकिन छोड़ के कोई भी क्वेश्चन नहीं आना है। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो इन अ सर्टेन कोड स्मार्टियन इज रिटन एज 19%। अच्छा ये स्मार्टियन को देख के आपको सारे लेटर्स की प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप पहले से ही जब एग्जाम स्टार्ट हो तो रफ पेपर पे आप ये ABCD लिख लीजिएगा, ये बहुत फायदा आपको होगा। ABCDEFGHIJKLM यहाँ तक, और M के नीचे N लिखना, फिर OPQR है ना, STUVWXYZ, इस फॉर्मेट में पहले ही लिख लेना आप लोग एक पेपर पर, ठीक है, अगर आपको नहीं याद है तो। और इनकी प्लेस वैल्यू ओके 1 2 3, ताकि वहां पे आपको टाइम ना लगे ज्यादा। ओके, वैसे आपको पता होना चाहिए अगर आप लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग किया है तो। इज दैट क्लियर? तो मुझे तो ये सारी प्लेस वैल्यू याद है, आपको भी होनी चाहिए थी। देखो स्मार्टियन कैसे लिखा है इसने, स्मार्टियन, इसको कैसे कोड किया है। अच्छा एस की प्लेस वैल्यू 19 होती है बेटा, कितनी होती है, 19। इज दैट क्लियर? नाउ अब उसने परसेंटेज का साइन लगाया है, दिस इज परसेंटेज। नाउ उसके बाद उसने कितना लिखा है, 1 लिखा है। इसके बाद उसने 13। अच्छा आर की जो प्लेस वैल्यू होती है बेटा, सॉरी, SMAR, SMAR, तो ये आर कितना है, 13%, 18। ओके, तो आर यहाँ पे इसने यहाँ पे लिखा है इसने कितना, अगर आप देखेंगे तो 13, 1 के बाद 3 है। ओके, सॉरी 1 के बाद 3 है, इसने लिखा 3, फिर उसके बाद परसेंटेज लिखा है।
तो अगर यहाँ पे अगर आप देखें ना तो थोड़ा कुछ बेटा यहाँ पे मिस हो गया है, हम लोग देखेंगे उसको, मैंने शायद प्रिंटिंग मिस्टेक भी कुछ हो सकती है। तो अल्टीमेटली ये था कि एस की वैल्यू 19 होती है, फिर इसने परसेंटेज साइन लिया है। अच्छा, और आगे पूछा है कि हाउ विल मार्टिन, MARTIN बी रिटन, तो मार्टिन को कैसे लिखोगे आप? तो यहाँ पे देखो m की जो प्लेस वैल्यू होती है बेटा कितनी होती है, 13 होती है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे देखिएगा 13 कहाँ पे है, पहले से आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो m की वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, 13। अच्छा, a की वैल्यू कितनी ली है इसने, परसेंटेज में ली है यहाँ पे, तो ये आपका ये वाला मैच करेगा ऑप्शन। ओके, तो इसको ज्यादा टाइम में लीजिएगा और फटाफट से इसको देख लीजिएगा आप लोग, है ना। नाउ अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 8। P इज टू द साउथ ऑफ C। अब ये डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया। P जो है वो साउथ में है किसके बेटा, C के, इस तरह से, एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। अच्छा, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, 5 मीटर। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 5 मीटर। नाउ C इज टू द वेस्ट ऑफ A, जो C है वो वेस्ट में है किसके, A के, तो यहाँ पे रहेगा A और ये वेस्ट में है, और डिस्टेंस कितनी है बेटा, ये 3 मीटर। नाउ R इज टू द नॉर्थ ऑफ D, जो R है ना वो नॉर्थ में है किसके, D के, इस तरह से, और एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी, 10 मीटर। नाउ डी इज टू द ईस्ट ऑफ पी, जो डी है वो पी के ईस्ट में है, तो बेटा पी के ईस्ट में इस तरह से होगा। ओके, यहाँ पे डी होगा और इसके नॉर्थ में यहाँ पे कौन हो जाएगा, आर। अच्छा, इन दोनों के बीच में जो पी और डी के बीच में देखो यहाँ पे क्या है, डी इज टू द पी, डी इज टू द ईस्ट ऑफ पी इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, जो ए और सी के बीच में जो डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस पे है पी और डी, तो यानी कि यहाँ पे होगा आपका डी। ओके, और इसके डी के और आर के बीच में बेटा कितनी है ये डिस्टेंस, 10 मीटर। ओके, तो यहाँ से नॉर्थ में 10 मीटर आपको इस तरह से चलना है। ओके, ये पॉइंट आपका ए था और ये पॉइंट आपका आर है। अच्छा, टोटल डिस्टेंस 10 है, तो 10 देखो यहाँ पे ये कितना आ गया, 5, तो 10 के लिए ये कितना बचा, 5। तो अब ये पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड डी, पी और डी के बीच में कितनी दूरी है। तो ये तो बहुत बच्चों जैसा क्वेश्चन हो गया, मैं तो सोच रहा था कि आर और डी के बीच में पूछेगा, तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे और पी और डी के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, क्योंकि ये 3 है और उसने बोला इक्वल डिस्टेंस पे है पी डी, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पी डी के बीच में इक्वल डिस्टेंस कितनी है, 3 है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। अच्छा, ये पार्ट नहीं है, ये वाला बना है, तो मैं डायग्राम आपके लिए सही से बना देता हूँ। ये सी था, ये पी था बेटा, ये आपका ए था, और यहाँ से ये आपका क्या था, डी था। तो ये 3 मीटर था, तो ये भी कितना होगा, 3 मीटर होगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट। बहुत इजी क्वेश्चन था। नाउ आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 9 बोला कि स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस यस मूव 5 किलोमीटर टू द नॉर्थ ईस्ट एंड देन 4 किलोमीटर टुवर्ड साउथ। अच्छा, ये भी डायरेक्शन का क्वेश्चन है। तो अपने घर से यस स्टार्ट हुआ और कहाँ पे 5 किलोमीटर चला है वो नॉर्थ ईस्ट में, तो बेटा ये डायरेक्शन कौन सी होती है, नॉर्थ ईस्ट, तो ये 5 किलोमीटर चला है। नेक्स्ट, एंड देन 4 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, और यहां से साउथ की तरफ चला है कितना बेटा, वो 4। नाउ ही नाउ मूव्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, अब यहां से वो 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चला है इस तरह से, 3 किलोमीटर। एंड देन मूव्स 8 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ, और फिर वो 8 किलोमीटर गया है नॉर्थ की तरफ इस तरह से, ठीक है। नाउ टू रीच हिज फ्रेंड्स हाउस, और यहाँ पे उसके फ्रेंड का हाउस है, फ्रेंड्स हाउस। ओके, नाउ देन हिज फ्रेंड्स हाउस इज, तो उसका जो फ्रेंड का घर है वो कितना दूर है ये पूछना चाहता है, तो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है और डायरेक्शन वो क्या है वो बतानी है आपको। तो बेटा ये उसका घर था यश का, ये किसका घर है, यश का, और ये उसके फ्रेंड का। तो ये डायरेक्शन अगर आप देखेंगे तो कौन सी डायरेक्शन है, तो आपको देखने से पता चल रहा होगा कि ये डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। ओके, तो नॉर्थ ईस्ट पहले देख लो, ये नॉर्थ ईस्ट है और ये भी नॉर्थ ईस्ट है। अच्छा, आपको पता है ये 5 किलोमीटर हो चुका है, तो 5 से तो ज्यादा ही होगा, तो आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हो, सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, तो पहला वाला आपका आंसर हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर सॉल्व करोगे तो कितना होगा, तो आप क्या करोगे, ये आपका बेस हो जाएगा, ये हाइट है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 8 है ना, और ये 4 था, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको ट्रिपलेट पता होना चाहिए। तो
एक ट्रिपलेट लिखिएगा 3 4 5। ट्रिपलेट का मतलब ये है बेटा कि अगर ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है और ये आपका हाइपोटेनस है, तो ये जो रेशियो होता है 3 4 5 पे एक ट्रिपलेट होता है, ये आपका बनता है। यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर किसके बराबर होगा? 5 के स्क्वायर के बराबर। तो ये आपको मेंटली करना आना चाहिए। तो ये 3 है, ये 3 है, तो ये टोटल कितना हो गया? 6। तो अगर ये 6 हो जाएगा तो सभी में 2 मल्टीप्लाई हो गया ना, तो बेटा 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 10। तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। आप इसमें पाइथागोरस लगा सकते हैं। ओके, नाउ अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे। ओके, नाउ देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ये इन्फॉर्मेशन है, इसके बिहाफ पे आपको आंसर करना है। तो अंकिता इज श्याम्स ब्रदर। जो अंकिता है, तो अंकिता बेटा ब्रदर है किसका? अच्छा, ब्रदर के लिए मैं प्लस लगाता हूं, मेल के लिए, फीमेल के लिए माइनस। तो ये श्याम का ब्रदर है, लेकिन श्याम नहीं पता कौन है अभी। श्याम का ब्रदर है, श्याम का जेंडर अभी क्लियर नहीं है, तो मेल या फीमेल कुछ भी हो सकता है। मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस। तो इसमें अभी कंफ्यूजन है, मुझे नहीं पता। इस केवल इस स्टेटमेंट से मैं नहीं बता सकता वो क्या है। नाउ साक्षी इज श्याम्स फादर। अच्छा, श्याम का फादर कौन है? साक्षी, SAKSHI, ये साक्षी है और श्याम का फादर है, तो फादर के लिए प्लस आ जाएगा। अच्छा, मैं प्लस और माइनस किसके लिए यूज करता हूं बेटा? प्लस करता हूं मेल के लिए और माइनस करता हूं फीमेल के लिए। जब भी ब्लड रिलेशन मैं पढ़ता हूं तो इसमें ये चीजें मैं आपको बताता हूं। नाउ रमेश इज अंकिताज डॉटर। अंकिता की डॉटर कौन है बेटा? रमेश। तो रमेश, अच्छा ये क्या है? जनरेशन गैप। ये मैं जनरेशन गैप शो करता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन से, सॉरी वर्टिकल से, और ये सेम जनरेशन में है जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो अंकिता यानी कि रमेश जो है वो अंकिता की डॉटर है, तो रमेश इज डॉटर ऑफ अंकिता। नाउ हाउ इज रमेश रिलेटेड टू साक्षी। तो रमेश जो है वो साक्षी से कैसे रिलेट करेगा ये पूछा है। अच्छा, रमेश का जेंडर क्या है? डॉटर है तो फीमेल है एक्चुअल में। ये तो क्या होगा? ये आपको पता होना चाहिए, सन तो नहीं हो सकता। तो एक्चुअल में क्या है ये? एक्चुअल में ये ग्रैंड डॉटर होगी। ओके, क्योंकि अंकिता का भी फादर कौन होगा? साक्षी। इज दैट क्लियर? तो आप लोग नाम पे नहीं जाना है, मैं आपको एक नोट करके भी इसमें बताता हूं ब्लड रिलेशन में कि डू नॉट गो या फिर डू नॉट जज एनी जेंडर बाय इट्स नेम। आपको नेम के अकॉर्डिंग जेंडर जज नहीं करना है जब तक कि आपको क्वेश्चन में ना बोला गया हो। इज दैट क्लियर? चलिएगा, अब आगे मूव करते हैं। काफी इजी क्वेश्चन था। ओ सॉरी, आपका ये चला गया क्या शेयर? चलिए मैं दोबारा ले लेता हूं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे। नाउ 11 में बोला गया है कि A माइनस बी मीन्स ए इज ब्रदर ऑफ बी। अच्छा, ये दो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है, तो देखिएगा आप लोग यहाँ पे डायरेक्शन सेंस से क्वेश्चन आ रहे हैं, ब्लड रिलेशन से भी काफी क्वेश्चंस हैं, और उसके अलावा आपको कोडिंग डिकोडिंग से भी क्वेश्चन मिलेंगे, पैटर्न बेस्ड भी क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, इस तरह के ही इसी तरह के आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, उम्मीद यही है। नाउ ए माइनस बी मीन्स क्या है? ए इज ब्रदर ऑफ बी। तो जहां भी माइनस का साइन लगा हो वहां पे क्या कंसीडर करना है आपको? ब्रदर। यानी कि जैसे Q माइनस आर है, ये नीचे आएंगे आप, तो Q इज ब्रदर ऑफ आर, इस तरह से रीड करेंगे आप। ए इंटू बी मीन्स क्या है गाइस? ए सन ऑफ बी। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन रीड करनी है और इसी के बेसिस पे इसका मीनिंग आपको बताना है। पहले आप क्या करोगे? इसको पहले एक फैमिली ट्री बनाओगे और उसके अकॉर्डिंग आंसर करोगे आप। नहीं तो आप एलिमिनेट ऑप्शन भी एलिमिनेट करके देख सकते हो, जेंडर से भी जा सकते हो ना, लेकिन सबसे बेटर यही है कि जल्दी से फैमिली ट्री बना लो आप। तो आपको पूछा गया है देन हु इज एम टू क्यू, यानी कि आपको ये बताना है कि जो एम है वो क्यू का क्या है, एम का रिलेशन क्यू के साथ क्या है ये बताना है। और यहां पे बोला गया है इफ आर इज अ मेल, आर क्या बेटा? एक मेल है। तो पहले डायग्राम बना लेता है। तो एम प्लस पी, ओके गाइज ये थोड़ा सा करेक्शन है, इसको कर लीजिए, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे इंटू है, ये साइन क्या है बेटा? इंटू। तो एम इंटू पी, ये इस तरह से है, एम इंटू पी परसेंटेज क्यू और फिर माइनस आर। तो आप कैसे रीड करोगे एम इंटू बी को? तो देखो ये वाला इंटू है, सेकंड वाला कंडीशन। तो यहाँ पे करना है आपको ए इज सन ऑफ बी, यानी कि एम जो है वो सन है, तो एम इज सन ऑफ पी, पी ऊपर आ जाएगा। नाउ परसेंटेज का मीनिंग क्या है? ए इज मदर ऑफ बी, यानी कि यहाँ पे आपको रीड करना है जो पी परसेंटेज क्यू है, यानी कि पी इज मदर ऑफ क्यू। जो पी है बेटा वो मदर है, मदर के लिए माइनस साइन लगा दोगे आप, फीमेल है जेंडर इसका। पी इज मदर ऑफ क्यू। अच्छा, एम की भी मदर हो जाएगी और क्यू की भी मदर कौन हो जाएगी? पी। नाउ माइनस का मतलब क्या है? ब्रदर। तो आपको रीड करना है क्यू इज ब्रदर ऑफ आर। कैसे रीड करोगे बेटा? क्यू इज ब्रदर ऑफ आर।
तो क्यू ब्रदर है किसका, आर का। अच्छा क्वेश्चन में ये भी दिया गया जो आर है वो क्या है, मेल है, तो यहाँ पे प्लस लगा दो आप। अब जो भी पूछा है वो बता सकते हो। तो पूछा ये था कि जो एम है, एम का रिलेशन क्यू के साथ क्या होगा, तो बेटा एम कौन होगा, आर का, सॉरी क्यू का। तो आपको क्लियर दिख रहा है एम कौन हो जाएगा बेटा। देन इन द फॉलोइंग हु इज एम टू क्यू, एम का रिलेशन क्यू के साथ क्या होगा, तो बेटा एम का रिलेशन क्यू के साथ क्या होगा, ब्रदर का होगा। यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक है बेटा, क्वेश्चन में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है ना। तो ये डायग्राम था आपका, तो यहाँ पे सही ऑप्शन लिखिएगा, ब्रदर हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। नाउ अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट नहीं, अभी तो इसके बाद दो क्वेश्चन और हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12, आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो मैं पहले स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद आपको सही से दिखाई देगा ये। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। तो पहले इसको रीड कीजिएगा और इसके बिहाफ पे आप इसको आंसर करना है। अच्छा ये क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, या फिर सिलॉक्स भी आप इसको बोल सकते हो, सिलोजिज्म का। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि इन द क्वेश्चन बिलो आर गिवन 4 स्टेटमेंट फॉलोड बाई 4 कंक्लूजन। एक स्टेटमेंट है, वो 4 कंक्लूजन दिए गए हैं, एंड यू हैव टू टेक द गिवन स्टेटमेंट टू बी ट्रू इवन इफ दे सीम्स टू बी एट वेरियंस। अगर, लेकिन आपको जो भी स्टेटमेंट दिए गए इनको आपको ट्रू समझना है, चाहे आपको एक्चुअल में ये ट्रू लगे या ना लगे, है ना। फ्रॉम variance from commonly known facts. Now, read the conclusion and then decide which of the given conclusion logically follow from the given statement disregarding commonly known facts. Okay, अब आ जाते हैं स्टेटमेंट पर। अच्छा ये सब रीडिंग नहीं करना आपको ना, ये आपको पता होना चाहिए। जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा तो सिलॉक्स का वो क्वेश्चन है, और डायरेक्ट आप स्टेटमेंट और कंक्लूजन पे आइएगा। नाउ सम बुक्स आर नॉवेल्स, इसने बोला है जो कुछ बुक्स हैं, तो ये अगर ये बुक्स के लिए ये सर्कल है बुक्स, तो इसमें से कुछ बुक्स क्या है बेटा, आपके नॉवेल हैं, तो दीज आर नॉवेल्स। नाउ सम नॉवेल्स आर पोएम, कुछ जो नॉवेल है वो पोएम है। अच्छा जितना आपको स्टेटमेंट में बोला गया है वही ड्रॉ कीजिएगा, अननेसेसरी एक्स्ट्रा ड्रॉ मत करना। और एक ध्यान रखना स्लॉग्स में कि मिनिमम ओवरलैपिंग हो, क्या हो बेटा, मिनिमम ओवरलैपिंग, ये रूल आपको ध्यान रखना है, मिनिमम ओवरलैपिंग। नाउ सेकंड के बाद अब थर्ड क्या स्टेटमेंट आपका, ऑल पोएम्स आर स्टोरी, जितनी भी पोएम्स हैं सारी की सारी पोएम्स बेटा ये क्या है, स्टोरी हैं, तो दीज आर स्टोरी। नाउ नो स्टोरी इज सॉन्ग, और कोई भी स्टोरी क्या नहीं है, सॉन्ग नहीं है। तो आप ऐसे बना दीजिए, स्टोरी का और सॉन्ग का कोई भी रिलेशन नहीं है। इज दैट क्लियर। अच्छा मुझे बताओ सॉन्ग के बारे में और नोवेल के बारे में, यहाँ से भी कुछ जो पार्ट होगा जो सॉन्ग का और नोवेल का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इतना पार्ट जो आपका पोइम का और नॉवेल का होगा वो कभी भी सॉन्ग नहीं होगा। इज दैट क्लियर। और डायरेक्टली हम बुक्स में और सॉन्ग्स में कोई भी रिलेशन यहाँ पे एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, क्योंकि स्टेटमेंट में नहीं दिया है। तो जो चीज स्टेटमेंट में नहीं दिया उसको आपको अपनी तरफ से अज्यूम नहीं करना है। ओके, तो अब इस डायग्राम के बेसिस पे हमें आंसर करना है। तो पहला कंक्लूजन क्या है, सम सॉन्ग्स आर बुक्स, कुछ जो सॉन्ग्स हैं वो बुक्स हैं। सम सॉन्ग्स आर बुक्स, क्या ऐसा है बेटा, यहाँ पे देखो कोई रिलेशन तो है नहीं, तो ये तो मैं नहीं बोल सकता। कंक्लूजन केवल वही बनेगा जो बेटा 100% ट्रू होगा। 100% क्या होगा, ट्रू। अगर 99% भी वो लग रहा है आपको कि ट्रू हो सकता है, तो आप उसको आंसर नहीं करोगे, पॉसिबिलिटी में चला जाएगा वो। इज दैट क्लियर। नाउ सेकंड पे आ जाते हैं, सम नोवेल्स आर सॉन्ग्स, कुछ नोवेल्स हैं वो क्या है, सॉन्ग्स हैं। तो मैं नहीं कह सकता ना, यहाँ पे तो नॉट का रिलेशन था कुछ, अगर ऐसे बोलता कि सम नोवेल्स आर नॉट सॉन्ग तब ठीक होता, क्योंकि सॉन्ग ये जो स्टोरी वाला जो पार्ट है पूरा, इन ये कोई भी सॉन्ग नहीं है। तो अगर कोई भी सॉन्ग नहीं होगा तो इतना पार्ट स्टोरी में और नोवेल में कॉमन है बेटा ये, तो इतना पार्ट नोवेल का क्या नहीं होगा, सॉन्ग नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया। नाउ ऑल स्टोरीज आर पोएम, सारी की सारी स्टोरी जो है वो क्या है, पोएम है। अच्छा ये बताओ क्या सारी स्टोरी पोएम है, नहीं। मैं ऐसा नहीं बोल सकता, मेरे को ये दिया गया था कि सारे के सारे पोएम स्टोरी हैं, बट स्टोरी पोएम मैं नहीं कह सकता अपने आप से। नाउ अब ये दिया गया नो बुक्स आर सॉन्ग्स, कोई भी बुक क्या नहीं है, नो बुक्स आर सॉन्ग्स, तो कोई भी बुक्स क्या नहीं है, सॉन्ग नहीं है। तो क्या ये है बेटा ऐसा कि कोई भी बुक क्या ना हो, सॉन्ग ना हो, तो ये डायरेक्टली मैं ये भी नहीं कह सकता। अच्छा ये तो आपके ऑप्शंस थे, अब यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए गए होंगे ना। तो जैसे पहला ऑप्शन होगा कंक्लूजन, ये थोड़ा सा ये थोड़ा आधा इसमें एडिट करने को रह गया बेटा, मतलब इसमें कुछ आगे और ऐड करने थे। आपके ऑप्शंस किस तरह से होंगे वो देखो। पहला ऑप्शन मिलेगा कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, तो क्या ये पहला कर रहा है फॉलो, ये नहीं कर रहा। दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा
कंक्लूजन सेकंड फॉलो, तीसरा ऑप्शन मिलेगा थर्ड फॉलो, फोर्थ मिलेगा फोर्थ फॉलो, और एक ऑप्शन होगा, एक लास्ट ऑप्शन जो होगा आपका वो होगा बेटा या तो इसको फोर्थ ले लो कि नन फॉलोज, नन फॉलोज। तो यहाँ पे बेटा कोई भी आपका फॉलो नहीं कर रहा है, हमने देखा था, तो इसका ऑप्शन एक्चुअल में होना चाहिए था नन फॉलोज। इज दैट क्लियर? मैं ऑप्शन वो लिखने के लिए रह गए थे थोड़ा सा जल्दबाजी में ना, ओके। तो इतना आप लोग समझ लीजिएगा, इसमें कुछ भी फॉलो नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, एक और मैंने आपको आइदर और का भी कंडीशन बताया था, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ। इसमें आइदर और का केस बनेगा बेटा, जल्दबाजी में थोड़ा सा गलत हो गया, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये देखो, मैंने आइदर और की कंडीशन आपको बताई थी कि दोनों ही स्टेटमेंट कैसे हो बेटा, दोनों स्टेटमेंट में आपके जो वेरिएबल है वो सेम रहने चाहिए। अच्छा, यहाँ पे देखो ये सॉन्ग है कि नहीं है, और यहाँ पे भी सॉन्ग है, यहाँ पे भी बुक्स है, और यहाँ पे भी क्या है बेटा, ये भी बुक्स है। तो दोनों जगह वेरिएबल अगर सेम हो और एक अगर पॉजिटिव हो, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो देखो ये तो पॉजिटिव है पहले वाला, और ये लास्ट वाला क्या है, नेगेटिव है। इज दैट क्लियर? और दोनों ही इंडिविजुअली रॉन्ग हो, इंडिविजुअली क्या हो बेटा, वो रॉन्ग हो, इसको फॉलो नहीं करें, तो उस केस में कौन सा ऑप्शन सही होता है? तो यहाँ पे नन नहीं होगा बेटा, ये गलत हो गया, यहाँ पे होगा आइदर, आइदर वन और फोर्थ विल फॉलो। इसको सही से आप लोग नोट कर लीजिएगा, या तो पहला वाला फॉलो करेगा या फोर्थ करेगा। इसके लिए मैं कंडीशंस फिर से बता देता हूं। आइदर और वाली कंडीशंस क्या होती हैं बेटा, कि बोथ इन बोथ दी कंक्लूजन्स, यानी कि दोनों कंक्लूजन में वेरिएबल मस्ट बी सेम, वेरिएबल मस्ट बी सेम, वेरिएबल सेम हो पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है एक पॉजिटिव हो और दूसरा क्या हो बेटा, नेगेटिव हो, दूसरा कंक्लूजन कैसा हो, नेगेटिव। तो यहाँ पे देखो पहला पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था, और उसके बाद दोनों इंडिविजुअली, तीसरी कंडीशन में होती है इंडिविजुअली, इंडिविजुअली बोथ दी कंक्लूजन, बोथ दी कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, मस्ट बी रॉन्ग। तो ऐसे केस में हमेशा आपको क्या लगाना है, आइदर और का केस आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्चुअल में आइदर वन और फोर्थ विल फॉलो। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? बोलो यस और नो, जहां भी बैठे हो यस नो बोलते चलिएगा। नाउ अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 पे, ओके। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ अ क्वेश्चंस एंड टू स्टेटमेंट, नंबर 1 and 2 आर गिवन बिलो, यू हैव टू डिसाइड वेदर द डेटा प्रोवाइडेड इन द स्टेटमेंट्स आर सफिशिएंट और नॉट। यानी कि मैं आपको शॉर्टली बता देता हूं इन शॉर्ट, कि ये जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया है, किसका क्वेश्चन है गाइस, ये टॉपिक का नाम है डेटा सफिशिएंसी। क्या नाम है, डेटा सफिशिएंसी। नाउ अब यहाँ पे आपको ये स्टेटमेंट दिए गए हैं दो, और इन दोनों स्टेटमेंट में आपको कुछ डेटा दिया गया है, और इस डेटा के बिहाफ पे आपको बताना है कि जो डेटा गिवन है ये सफिशिएंट है या नहीं है। ओके, तो देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल सिटिंग इन द रो। एक रो है बेटा, उसमें कुछ लोग बैठे हुए हैं, आपको ये बताना है कि टोटल कितने लोग हैं उसमें। तो पहला डेटा आपको दिया है कि इफ ए इज 12 फ्रॉम द लेफ्ट, अगर ये आपकी साइड लेफ्ट है और ये राइट है, तो ए जो है वो कौन सा है, 12 फ्रॉम द लेफ्ट। तो 1 2 3 ऐसे करके यहाँ पे अगर ए है तो ए का जो नंबरिंग है या फिर रैंक है वो कौन सा है, 12 फ्रॉम द लेफ्ट। अगर मैं इधर से काउंट करूं तो कौन सा है, 12। नाउ बी इज 15 फ्रॉम द राइट, और अगर राइट एंड से देखें तो जो बी है, बी कौन से नंबर पे बेटा, 15 नंबर पे। यानी कि आपको इतनी बात पता चली गई कि यहां तक कितने बंदे बैठे हैं, 15 बंदे बैठे हैं, 15, और यहां से लेके यहां तक कितने हैं, 12 पर्सन है। इज दैट क्लियर? और आगे इसने बोला है कि एंड द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिटवीन देम इज 8, इन दोनों के बीच में टोटल कितने नंबर ऑफ पीपल हैं, 8। इज दैट क्लियर? नाउ तो क्या आप मुझे बता सकते हो इस पूरी रो में कितने बंदे होंगे, बिल्कुल बता दोगे। तो आपको क्या करना है, 12 + 15 + 8, ये आपके टोटल नंबर ऑफ पीपल आ जाएंगे। तो क्या पहला वाला डेटा सफिशिएंट है, तो आप बिल्कुल बोल सकते हो कि पहला वाला बिल्कुल सफिशिएंट है। अगर मैं अकेला डेटा 1 भी रीड करूं, तब भी स्टेटमेंट फर्स्ट रीड करूं, तो बिल्कुल मैं आंसर दे सकता हूं इस क्वेश्चन का कि कितने बंदे हैं। तो आप बता सकते हो यहाँ पे 12 8 20 और 15 35। तो टोटल बंदे कितने हैं बेटा, 35। इज दैट क्लियर? नाउ अब आते हैं सेकंड वाले स्टेटमेंट पे। द पोजीशन ऑफ ए एंड बी आर इंटरचेंज देन द न्यू पोजीशन ऑफ द बी इज 6 फ्रॉम द राइट। अच्छा, अब इसमें केवल आप लोग यही डेटा रीड करना जो आपको सेकंड में दिया, फर्स्ट को रिलेट मत करना, अभी बाद में करेंगे उसको।
तो अगर पहले जो पोजीशन थी ए और बी की, जैसे ये है ए और बी, ए और बी और ए और बी, तो अगर ए और बी को इंटरचेंज कर दिया जाए तो जो बी की पोजीशन है बेटा ना, जो नया पोजीशन है 6 फ्रॉम द राइट, तो वो नई पोजीशन कौन सी हो जाती है? मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिया गलत, तो यहाँ पे बी लिखिएगा और यहाँ पे ए लिखिएगा जब चेंज करेंगे, तो बी की पोजीशन 6 हो जाती है फ्रॉम द राइट। ये राइट हैंड था, सॉरी गलत हो रहा है बेटा ना, मैं सही से बना देता हूँ। तो ये है आपकी एक रो, और अगर ये ए और बी हैं तो सपोज करो कि पहले ये ए था और ये बी था, अब इंटरचेंज करने के बाद यहाँ पे कौन आ गया? ये बी आ गया और यहाँ पे ए आ गया। अब इसने कहा है कि इंटरचेंज करने के बाद जो नई पोजीशन है बी की वो कौन सी हो जाती है? 6 फ्रॉम द राइट। तो इस राइट वाले एंड से ये कौन से नंबर पे बैठा है? 6 प्लेस पे बैठा है। तो क्या मुझे बताओ, क्या इतने डेटा से आप बता सकते हो? तो इतने डेटा से केवल इतना बता सकते हो कि ये जो बी है और ये जो ए है, तो यहां तक कितने लोग हैं? 6 लोग हैं, लेकिन आगे भी कुछ लोग बैठे होंगे तो उनके बारे में तो पता ही नहीं है। तो क्या ये डेटा सफिशिएंट है? तो आप कह सकते हो ये आंसर करने के लिए सफिशिएंट डेटा नहीं है। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ अब आगे चलते हैं। तो अब इसमें ऑप्शन पहला क्या है? डेटा इन स्टेटमेंट 1 अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। हाँ, तो बिल्कुल सही बात कह रहा है बेटा, ये पहला वाला डेटा बिल्कुल सफिशिएंट है, व्हाइल द डेटा इन स्टेटमेंट सेकंड अलोन आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो अपना आंसर बेटा यही है, आप इसी को टिक करके आओगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ओके, नाउ अब आगे रीड करने की जरूरत है नहीं, अब हम लोग आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, दिस वन। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि इन द क्वेश्चन बिलो गिवन अ स्टेटमेंट फॉलोड बाय टू कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड यू हैव टू मार्क। यानी कि ये आपका क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है गाइस, है ना। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है और इसके बिहाफ पे आपको कंक्लूजन बताना है। तो ये आप पढ़ लेना पूरा, और फिर आपको डिसाइड करना है ना टू टेक द गिवन स्टेटमेंट टू बी ट्रू। आपको स्टेटमेंट को क्या लेके चलना है बेटा? ट्रू, है ना। कंसिडर द टू कंक्लूजन टुगेदर एंड डिसाइड विच ऑफ देम लॉजिकली फॉलोज, कि इन दोनों कंक्लूजन में से लॉजिकली कौन सा फॉलो करेगा इस स्टेटमेंट को। ओके, तो देखते हैं। और आगे देखो क्या बोला है, बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द स्टेटमेंट। और इसके अलावा आपको कोई इंफॉर्मेशन ऐसी ट्रू नहीं लेनी है, केवल स्टेटमेंट को ही आपको ट्रू समझना है और इसी के बिहाफ पे आपको कंक्लूड करना है। तो यहाँ पे बोला गया है कि गुड हेल्थ इज अ लग्जरी इन कंट्री जेड। इसने बोला है कि एक कंट्री है जेड, और इस कंट्री में जो गुड हेल्थ है, गुड हेल्थ जो है बेटा वो क्या है? आपकी एक लग्जरी है ना। गुड हेल्थ इज अ लग्जरी। इज दैट क्लियर? इतना समझ लीजिएगा। यानी कि कोई भी बंदा अगर कंट्री जेड में रह रहा है तो अपनी हेल्थ वो लग्जरी तरीके से, यानी कि उसका स्वास्थ्य लग्जरी रहेगा। नाउ दस एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ इज वेरी हाई। तो अगर किसी की हेल्थ बेटा अच्छी रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है वो कैसा होगा, उसका एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ है वो बढ़ जाएगा, हाई एज कंपेयर टू अदर नेशन ऑफ दैट रीजन। इज दैट क्लियर? बाकी देशों के कंपैरिजन में यहाँ के जो लोग हैं वो ज्यादा, उनकी जो जीवन होता है वो ज्यादा लंबा होता है, ये बोलना चाहता है आपसे। और जो भी बंदा जेड कंट्री में रह रहा है उसका हेल्थ अच्छा रहता है, ये बोला गया है। नाउ अब कंक्लूजन देखिएगा, पहला वाला, पीपल इन कंट्री जेड कैन अफोर्ड टू हैव ऑल लग्जरी इन ऑल लग्जरी ऑफ लाइफ। क्या ये बेटा यहाँ से आप बता सकते हो ये कहीं ऐसा स्टेटमेंट में बोला गया है? नहीं बोला गया, केवल हेल्थ के बारे में बोला गया था, बाकी लग्जरी के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। तो बेटा ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। इज दैट क्लियर? नाउ सेकंड पे आते हैं, गुड हेल्थ इज अ गिफ्ट ऑफ द नेचर। अच्छा, ये जो हेल्थ है वो नेचर का गिफ्ट है, ऐसा कहीं भी स्टेटमेंट में आपको लिखा गया, कहीं भी दिखा क्या? नहीं ना। तो ये भी बेटा गलत होगा। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर 4, नीदर वन नॉर सेकंड फॉलोज। इज दैट क्लियर? बाकी आपको अपना ज्ञान नहीं लगाना है, केवल जितना स्टेटमेंट में बताया गया है उसी के बिहाफ पे आपको आंसर करना है। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ये क्वेश्चन थे आपके क्रिटिकल रीजनिंग के। ओके, यानी कि सिलॉक्स के और बाकी इस तरह की जो रीजनिंग आती है उसके। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा मैंने जल्दबाजी की है, मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ आप लोगों को। और कोई बात नहीं, आप लोग उसकी जो वीडियो में अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं वीडियो, तो कॉर्नर पे जाके आप उसकी स्पीड भी स्लो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। और पॉज करके रिवाइंड करके वीडियो को देखिएगा और आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। तो
इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, अच्छी शुभकामनाओं के साथ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, है ना। झंडे गाड़ो आप लोग, सभी लोग क्वालिफाई करो। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट वंस अगेन। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सब लोग अच्छा करें। और चलिए फिर, है ना, फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी आपसे। आपके जो भी आपके कमेंट्स हैं वो भी आप लोग डाल दीजिएगा वीडियो में, कैसा लगा। और अगर आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, जय हिंद, गुड नाइट।